इस वीडियो में हम लोग जो है एवोल्यूशन वाले चैप्टर को पूरा का पूरा कर लेने वाले हैं। पहले नोट्स के थ्रू करेंगे, फिर एनसीईआरटी के हर एक पेज को देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन को। तो एवोल्यूशन में देखो, अगर बात करें हम तो क्या है कि यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर को बना। पहले 20 लिखा था, अब 13.8 बिलियन ईयर को, 4.5 बिलियन ईयर को अर्थ बनी, 4 बिलियन ईयर को फर्स्ट सिंबल ऑफ लाइफ आया, और 3 बिलियन ईयर को फर्स्ट ए सेलुलर फॉर्म, और 2 बिलियन ईयर को फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, और 500 मिलियन ईयर को इन्वर्टिब्रेट्स। बस थोड़ा सा कम कर दिया, 4.5, 4, 3, 2 और 500 मिलियन को। अच्छा, अपन लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बात करें तो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू अपन लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। हुआ क्या? बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है? एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। अर्थ पे कैसे भैया बनी है लाइफ, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी क्या है भैया, एक तरीके से एवोल्यूशन है। तो बात करें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे, जब अपन लोग तारे वगैरह देख रहे होते तो मिलियंस ऑफ ईयर बैक भी देख रहे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिलियंस ऑफ ईयर बैक ही देखें, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर होते हैं। व्हेन वी सी स्टार वी अपरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट, क्योंकि अपन लोग किसी स्टार को देख रहे हैं, पता ले वो वहां से हट चुका हो और वहां से लाइट जो है अभी तक हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इतनी दूर दूर तक स्टार्स होते हैं। अर्थ इट सेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पीक, केवल एक स्पीक के बराबर ही। अब अगर हम बात करें गैलेक्सी क्या है, तो ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। बात करें सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, अनइमेजिनेबल, यूनिवर्स एक्सपांड करता जा रहा लगातार, टेम्परेचर धीमे धीमे कम हुआ, इससे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी और गैसेस कंडेंस होकर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के तरीके से और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कर दिया, प्रेजेंट डे यूनिवर्स बन गया। अच्छा, सोलर सिस्टम जिसमें हम लोग रहते हैं वो कौन सी गैलेक्सी? तो वो मिल्की वे गैलेक्सी है। अच्छा, स्टार्टिंग में कोई भी एटमॉस्फेयर अर्थ पर नहीं था और वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज हो रहे थे मॉल्टन मास से। तो मॉल्टन मास से क्या निकल रहा था? तो मॉल्टन मास से चार्ज है CH4NH3 CO2 H2O निकाला था। अच्छा, H2O पर जब UV रेस पड़ी तो H2 और O2 निकली। H2 हल्की थी, उड़ गई। O2 जो थी, O2 ने CH4 और NH3 के साथ मिलकर क्या बनाया? H2O और CO2 बनाया और कुछ अदर चीजें निकली। ठीक है, तो यही बातें यहाँ लिखी हुई है कि भैया मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हुई, जिनमें से बात करता हूँ मॉल्टन मास से निकल रही थी। यूवी रेज ने जो है किसको? वाटर को तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो हल्की थी वो उड़ गई और ऑक्सीजन जो थी वो अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर वाटर और CO2 बनाया और कुछ अदर चीजें भी बनाई। इस तरीके से बाद में ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ और जो गड्ढे थे वो पानी बार बार बरसा, तो भैया पानी वेपर कूल हो के पानी बरसा, तो जिससे कि जो डिप्रेशन थे अर्थ में वो ओशियन के फॉर्म में फिल हो गए थे। भाई अगर बात करें हम लोग आगे, तो डिड लाइफ, अब कुछ लोग कहते हैं भाई लाइफ आई कहां से, तो किसी ने कहते हैं लाइफ जो है आउटर स्पेस से आई। इसको अपन पैंसपर्मिया आइडिया बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत फेवरेट आइडिया माना था कि भैया सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटर स्पेस। ग्रीक थिंकर्स कहते हैं कि यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर, जो लाइफ की यूनिट है वो स्पोर बोलते हैं जिनको, जो कि कहीं ना कहीं किसी एक जगह से कई जगह ट्रांसफर हुई, जिससे कि जो कि अर्थ पे भी उनमें से आए, तो ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। इसको पैंसपर्मिया आइडिया बोलते हैं। ये फेवरेट है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, क्योंकि आजकल भी जो मेट्रॉइड्स आते हैं उनमें भी कभी कभी कुछ चीजें इस तरीके की देखने को मिलती हैं कि लाइफ जो है कहीं और भी चल रही है, ऐसा काम। कैम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ। कुछ लोग कहने लगे कि भैया स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब स्ट्रॉ, मड जैसी चीजों से लाइफ आई है, डिकेइंग चीजों से मतलब गलनी सड़ी गड़ी चीजों से। जैसे यार सड़ी गड़ी चीज में क्या बैक्टीरिया वायरस मतलब कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, उनके हिसाब से इस तरीके से आई है, इस तरीके से नहीं आई है। ठीक है, दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ल्यूइस पास्चर ने इसको केयरफुली एक्सपेरिमेंट करके डिमोन्स्ट्रेट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि भैया 2 फ्लास्क लिए, एक को क्या किया मतलब दोनों को मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो होती है उससे लाइफ आती है, और प्री ईस्ट फ्लास्क लिए, एक को खुला रखा तो उसमें किल्ड ईस्ट वगैरह जो थी अंदर अंदर और बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर पाए, और एक को जो है बंद रखा जिसमें कि लिविंग कोई चीज इंटर नहीं कर पाई, तो जो है उसमें कोई भी लाइफ नहीं आई। तो इससे बताया कि भैया स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थी उसको डिस्प्रूव कर दिया। अच्छा, तो फिर लाइफ कहाँ से आई, इस बात का अभी तक कोई प्रूव नहीं हो पाया, बस इन्होंने डिसमिस कर दिया कि लाइफ ऐसे तो नहीं आई। तो ल्यूइस पास्चर ने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आई है ये बात बोल दी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुई कैसे, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे ओपरन रसिया के और हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड। इन लोगों ने बताया कि लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग चीज़ों से ही बनी है, लेकिन उनके मड वाले कॉन्सेप्ट से नहीं बनी है, नॉन लिविंग चीज़ों से बनी है। ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ें से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। कैसे भैया? पहले इनऑर्गेनिक चीज़ें थी, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह, ये चीज़ मिल के भाई ऑर्गेनिक चीज़ें बनी, तो इसको बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक जैसे RNA प्रोटीन हो गया। अच्छा, कंडीशन ऑफ अर्थ स्टार्टिंग में कैसे थी? हाई टेम्परेचर थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था कंटेनिंग CH4NH3 जैसी चीज़ें प्रेजेंट थी इस एटमॉस्फेयर में। वहीं अगर बात करें हम लोग आगे तो कुछ साइंटिस्ट ने भैया क्या किया कि जैसे एक साइंटिस्ट थे एसल मिरर, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसी तरीके की कंडीशन, जैसी कंडीशन स्टार्टिंग अर्थ में थी वैसी कंडीशंस को मेंटेन किया और उन्होंने देखा कि उनको अमीनो एसिड से मिले, वो वैसी कंडीशन बना पे, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अदर साइंटिस्ट ने भी ये काम किया तो उनको शुगर, नाइट्रोजन बेस और पिगमेंट्स और फैट्स जैसी चीज़ें मिली। और कभी कभी मेट्रॉइड्स को अगर अपन एनालाइज करें तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब कहने का है कि सिमिलर प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं स्पेस में और भी चल रहा है। दे वुड हैव बीन giant molecule RNA, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड
सैकराइड्स होते हैं, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें, तीनों चीज़ मिलकर क्या कैप्सूल्स बनाते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी मतलब अपनी प्रोजनी को बना सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म अपन को पता है 2 बिलियन ईयर हो या 2000 मिलियन ईयर हो आई है। ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर, जो भी लाइफ बनी है सबके सब वाटर एनवायरनमेंट में ही बनी है पहले, फिर बाद में अर्थ पे आई है। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस एवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाई मेजोरिटी, मतलब कहने का बाद में एक्सेप्ट किया गया कि नॉन लिविंग चीज़ों से ही जो है कहीं ना कहीं लाइफ आई है। तो लाइफ कहीं ना कहीं नॉन लिविंग, तो इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसमें इधर बात करें पानी को बॉईल किया और इधर बात करें वैक्यूम कर दिया इसको, और इधर से पानी को यहाँ वेपर को पहुँचाया, यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इलेक्ट्रोड्स की तरह स्पार्किंग थ्रू बड़ा मेंटेन किया। CH4NH3 H2 और H2 को यहाँ रखा। जब बाद में इनको गैसेस को कंडेंस किया तो यहाँ पे इकट्ठा होता है कि जब कुछ दिन बाद इसको देखा गया तो इस लिक्विड में क्या मिला, इनको अमीनो एसिड मिले, अदर साइंटिस्ट को शुगर वगैरह फैट वगैरह भी मिले थे। तो वही सिस्टम यहाँ बना रखा है हमने। तो एसएल मिलर को CH4NH3 H2 को लिया था 800 डिग्री सेल्सियस पे, अमीनो एसिड बने थे, अदर साइंटिस्ट को शुगर, नाइट्रोजन, पिगमेंट ऑफ फैट मिले थे। अब अगर ये कोई पूछ दे कि भैया क्या प्रूव है कि भैया एवोल्यूशन हुआ है, तो इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ एवोल्यूशन हुआ है। जैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। इन्होंने कहा कि भैया जब बच्चा वॉर्म में ग्रो करता है तो वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल, पहले फिशेस जैसे कैरेक्टर आते हैं, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स जैसे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कि इनमें एवोल्यूशन हुआ, इसी तरीके से पेट में भी बच्चा ग्रो कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को बाद में कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने डिस्प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा हाँ गुजरता है, कुछ आध स्टेप से गुजर जाता है, ऐसा थोड़ा सारी स्टेप से गुजरता है। तो अर्नेस्ट हैकेल की अर्नेस्ट ने बैंड बजा दी, ठीक है। वही अगर बात करें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि फॉसिल से अपन लोगों को पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुआ है, कुछ चीज़ों की फॉसिल्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट से मिलता है, रेडियोएक्टिव डेटिंग से अपन लोग इस चीज़ को पता कर सकते हैं। मैं अगर कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, तो होमोलॉगस मतलब सेम ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन, जैसे लिम्स ऑफ मैमल्स, व्हेल, बैट, टाइगर, ह्यूमन, हाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, थ्रोन्स ऑफ बॉगनविलिया और टेंडल ऑफ कुकुरबिटा। वह कहते हैं एनालॉगस की तो डिफरेंट ऑरिजिन, सिमिलर फंक्शन, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। बात करें आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल। अच्छा, ये बात करें एनालॉगस वाले कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक तरीके से, और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है क्योंकि भैया दूर दूर चीज़ें चलेंगी, मतलब सेम जगह ऑरिजिन होकर अलग अलग जगह चलेंगी तो उनके फंक्शंस अलग अलग होगा। नेचुरल सिलेक्शन बात करें तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 से पहले व्हाइट विंग वाले मौत ज़्यादा थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 के बाद, 1850 से पहले 1920 के बाद ब्लैक विंग वाले मौत ज़्यादा थे, क्योंकि नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब लाइकेंस नहीं ग्रो कर रहे थे। तो ये इंडस्ट्रियल मैनालिज्म का एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। मैं अगर बात करें तो ये ह्यूमरस, रेडियोला सारी दिखाई गए। एडॉप्टिव रेडिएशन, चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने HMS बीगल जहाज से गैलापागोस आइसलैंड में बरकी। इन्होंने देखी स्मॉल बर्ड देखी जिसका नाम बाद में डार्विन फिंच रख दिया गया। ये सी रेटिंग थी। इसने बाद में इंसेक्टिवोरस वेजिटेटिव फिंच इस तरीके की बनी, तो इनमें अल्टरनेट बीक अरोज हुए, तो इसे बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन मतलब एक तरीके से ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। एडॉप्टिव रेडिएशन मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक तरीके से स्पीड अप कर दिया जाए, तो अडॉप्टिव रेडिएशन। तो मार्supials ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा देखा गया। अच्छा, इनके जैसे ही, अच्छा अडॉप्टिव रेडिएशन की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएट टू अदर एरियाज। अच्छा, डार्विन जैसे रिजल्ट किसी और को मिले थे, अल्फ्रेड रसल वेल्स को। इन्होंने कहाँ वर्क किया? इन्होंने वर्क किया मलाई आर्कीपेलगोस पे वर्क किया था। वह बात करें अगर दो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अगर इन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया सेम एरिया में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी हो जाता है। तो जैसे प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में हुआ, मोल मार्सुपियल मोल, माउस मार्सुपियल माउस, बॉम कैट तस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ तस्मानियन वॉल्फ, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फलेंजर, एंटीटर नंबट या एंटीटर बोल सकते हैं, लैम्ब्यूर, स्पॉटेड कस्कस। सब में इसमें मीनिंग ज्यादा होगी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाले में, मैमल वाले में नहीं। अपन लोग मैमल एक तरीके से, तो मैमल वाले में नहीं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाले में सब में इसमें मीनिंग ज्यादा है, बस नंबट को छोड़ दें, इस तरीके से कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में की कॉन्सेप्ट क्या था? दो की कॉन्सेप्ट है, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, ये दो की कॉन्सेप्ट है। अब डार्विन की थ्योरी की बात करें तो इसेंस क्या है? इसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, इसेंस नेचुरल सिलेक्शन, और की कॉन्सेप्ट दो है, ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है इसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम इसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, होमोलॉजी इज अकाउंटेड फॉर द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट। बाय ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कि एक ही ब्रांच से कई सारे बाद में दूर दूर चली जाती है ना ब्रांचें, एक जगह से कई सारी ब्रांचिंग निकलती है। तो होमोलॉजी जो है वो एक तरीके से ब्रांचिंग डिसेंट के ऊपर बेस्ड है, आइडिया ब्रांचिंग डिसेंट से आया। अच्छा, वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन पे वर्क किया, इनसे बहुत ज़्यादा डार्विन इन्फ्लुएंस थे। अच्छा, बिफोर डार्विन ऑफ फ्रांसिस साइंटिस्ट लैमार्क थे, जिन्होंने कहा था कि भैया एवोल्यूशन ड्रिवन बाय यूज एंड डिसीज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने जीराफ की नेक का एग्जांपल दिया। ह्यूगो डी व्रीज जो होते हैं, इन्होंने वर्क किया ऑन इवनिंग प्राइमरोज पे और कहा कि भैया एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन के चक्कर में हुआ है, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होता है। म्यूटेशन कैसा? रैंडम और डायरेक्शनलेस, रैंडम और डायरेक्शनलेस। साल्टेशन मतलब म्यूटेशन एकदम से एक स्पीसीज बना दे, नई स्पीसीज बना दे, तो म्यूटेशन कॉज स्पीशिएशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसको बोलते हैं साल्टेशन बोल देते हैं। म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। लेकिन डार्विन के हिसाब से क्या था कि भैया एवोल्यूशन जो है वो डायरेक्शनल और स्मॉल, इनका हिसाब से रैंडम और डायरेक्शनलेस
इनका डायरेक्शनल और स्मॉल और डायरेक्शनल है, उनका रैंडम और डायरेक्शनलिस्ट, ठीक है, वेरिएशन से हुआ है डार्विन के हिसाब से। अच्छा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से कहता है, हार्डी विनबर्ग कहते हैं कि भैया जीन पूल जो है रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन में अगर जीन पूल देखा जाए तो रिमेन कांस्टेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये सम ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इज 1 रहेगा। जीन पूल का मतलब टोटल जीन एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। लार्ज रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन में ऐसा होता है। अच्छा, अगर रैंडम मीटिंग नहीं है तो क्या क्या चीज़ें मतलब इनको डिस्टर्ब क्या क्या कर सकती हैं? डिस्टर्ब इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन सी डिस्टर्ब कर सकते हैं? तो 5 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। कैसे याद कर सकते हैं ऐसे? भैया पहले कहीं ना कहीं एक कुछ पॉपुलेशन दूर रहने चलेगी तो क्या हुआ भाई, जीन माइग्रेशन हुआ, तो माइग्रेशन से क्या हुआ, जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हुई, चाहे ओरिजिनल पॉपुलेशन हो चाहे नई पॉपुलेशन, दोनों जगह जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। अच्छा, जीन माइग्रेशन अगर बार बार हो तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। अगर बाई चांस में कोई क्या हो जाए, चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो नई स्पीसीज बनेगी उसको बोल देंगे फाउंडर इफेक्ट। तो ये चेंजेस फ्रॉम न्यू स्पीसीज तो उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो द ऑरिजिन एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स तो उसको क्या बोलते हैं भाई, जीन फ्लो बोल देते हैं। तो यही 5 बातें लिखी हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स को, इक्विलिब्रियम को। मैं बात करें इसके लिए फॉर्मूला ने दिया P² + Q² 2P Q = 1। तो P क्या है भैया, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, और Q² क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव की, होमोजाइगस डोमिनेंट की है, और 2PQ क्या है भैया, डोमिनेंट है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की। भाई PQ भाई एक भी का डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट ही बोला जाएगा, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप के साथ अगर अपन ग्राफ बनाए तो स्टेबलाइजिंग होता है, कभी कभी मीन सेलेक्ट होता है, कभी कभी कोई एक डायरेक्शन सेलेक्ट होती है तो उसको डायरेक्शनल बोल देते हैं, अगर दोनों डायरेक्शन सेलेक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव बोल देते हैं। वहीं अगर बात करें ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन तो 500 मिलियन ईयर अगो इन्वर्टिब्रेट में 350 मिलियन ईयर अगो फिशेस आई जो कि शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर, वाटर में चलेगी। उनको पहले मान लिया एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन 1938 में एक ऐसी फिश को साउथ अफ्रीका वालों ने पकड़ लिया, टू बी कैच्ड, जिसको सीलाकेट बोलते हैं, ठीक है, विच वाज थ्रोट टू बी एक्सटिंक्ट, कॉल्ड लोबी फिन्स भी बोलते हैं। फर्स्ट एम्फीबियंस इन्हीं को माना गया। अच्छा, एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियन रेप्टाइल में कब बदल जाते हैं? एम्फीबियन का क्या होता है, अंडे जो होते हैं वो सूख जाते हैं धूप में, इसलिए वो हमेशा पानी में अंडे देता है। लेकिन अगर इन अंडों में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए कि वो धूप में ना सोखे तो वो बन जाएंगे रेप्टाइल। एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल, दे ले थिक शेल्ड एग नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। अच्छा, अगर बात करें तो 300 मिलियन को जो फिशेस बनेंगे ये जॉलेस फिशेस थी। 350 के बाद 320 मिलियन को सी वीड्स और सम प्लांट्स बने। प्लांट अर्थ पे पहले आए थे एनिमल से अगर बात करें। 200 मिलियन ईयर को रेप्टाइल्स ने धरती पर राज्य किया था, डोमिनेंट ऑन अर्थ, और 200 मिलियन ईयर को कुछ रेप्टाइल जो थे वो पानी में लौट गए थे, जो कि फिश लाइक रेप्टाइल्स बने, इनको बोलते हैं इक्थियोसोरस। क्या बोलते हैं? इक्थियोसोरस। अच्छा, डायनासोर जो होते हैं वो रेप्टाइल ही होते हैं। जो सबसे बड़ा कौन सा डायनासोर है? तो टायरानोसोरस रेक्स, जो कि 20 फुट लंबा होता है, और इसकी बात करें फियरसम डैगर लाइक टीथ होते हैं। 65 मिलियन ईयर को ये सडनली डिसअपीयर हो गए, इसका कोई पक्का रीजन नहीं पता क्यों डिसअपीयर हो गए थे। फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रू, जो कि विविपेरस थे। ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मैमल सर्वाइव कर पाए क्योंकि वहां लैक ऑफ कंपटीशन था। अच्छा, सम मैमल्स आर लिव इन सी, जैसे वेल, डॉल्फिन, सील और सीका, ये सी में भी रहते हैं। अच्छा, ह्यूमन की अगर इवोल्यूशन की बात करें तो 15 मिलियन को ड्राइबर्थ, रामापेथस, ड्राइबर्थ मोर एप लाइक, रामापेथिकस मोर मैन लाइक, रामा मोर मैन लाइक। 3 से 4 मिलियन को इथियोपिया, तंजानिया में फॉसिल मिले जो मैन लाइक प्राइमेट्स थे। वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका, सारी बातें अफ्रीका की होगी, केवल एक निएंडरथल कहाँ बना था? ईस्टर्न और सेंट्रल एशिया में बना है, और जावा में वो इरेक्टस है, ठीक है। वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका नॉट टालर देन 4 फीट, वॉक अपराइट, और सीधे चला करते थे। बात करते तो भाई मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका नॉट टालर देन 4 फीट, वॉक अपराइट। वही बात 2 मिलियन को ऑस्ट्रेलोपेथिकस बने जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में ग्रासलैंड में घूमते थे, हंटेड विद स्टोन पेपर बट ईट फ्रूट ही खाते थे। होमो हैबिलस ये भी फ्रूट ही खाता था, डिड नॉट ईट मीट। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमोनिडी, 650 से 800 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। उसके बाद 1.5 मिलियन को आया होमो इरेक्टस, इसकी टाइम नहीं दिया कब का है, इसका दिया है 1.5 मिलियन को क्या है भाई, होमो इरेक्टस 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी। ये मीट खाते थे पहले प्रोबेबली एट मीट। इरेक्टस फॉसिल डिस्कवर कहाँ हुआ? जावा में 1891 में। वही बात करें निएंडरथल मैन 1400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। लिव इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से 40,000 साल पहले देखेगा। तो ये अपने बॉडी को हाइड और प्रोटेक्ट करते हैं, और बरीड को क्या करते हैं भाई, दफनाते थे, बरीड देयर डेड, ठीक है, डेड को दफनाया करते थे। होमो सेपियंस बात करें तो कब हुआ? ये अफ्रीका में पैदा हुआ, अरोजिन अफ्रीका। अच्छा, ड्यूरिंग आइस एज में 75,000 से 10,000 साल पहले मॉडर्न होमो सेपियंस बने। 18,000 साल पुरानी कैव पेंटिंग्स मिलती है। वन सच कैव पेंटिंग बाई प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमतिका रॉक शेल्टर एमपी में है, उस पर देख सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है 10,000 साल पहले क्या है, एग्रीकल्चर आया, ह्यूमन ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया तब। अच्छा, इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। चांस इवेंट इन नेचर, चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वही अगर बात करें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म बात करें तो ये अपनी अभी नया ऐड हुआ है सिलेबस में। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी दैट इंटीग्रेट्स मॉडर्न मेंडेलियन जेनेटिक्स और नेचुरल सिलेक्शन दोनों को मिला के बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो 5 तो वो सारे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल वाले, तो
जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो 5 तो पुराने हो गए, 2 बस ऐड कर दो, हाइब्रिडाइजेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब इनेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज टू ब्रीड सक्सेसफुली विद रिलेटेड स्पीसीज। ब्रीड मतलब रिलेटेड स्पीसीज के साथ ब्रीड ना करे, एक तरीके से इनेबिलिटी हो। और हाइब्रिडेशन मतलब क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली डिफरेंट के बीच में क्रॉसिंग करा दिया तो भैया नई स्पीसीज बनी जाएगी। अच्छा, मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है एवोल्यूशन के लिए? डार्विनिज्म के हिसाब से भाई एक्यूमुलेशन ऑफ फेनोटाइपिक वेरिएशन, बट न्यू डार्विनिज्म के हिसाब से इनहेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो क्या है भैया एवोल्यूशन के लिए मेजर फोर्स है। जैसे 2016 में क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक मोनोमर से क्या बने भैया? ऑर्गेनिक पॉलीमर। फिर प्रोटोबॉन्ड के बाद डीएनए बेस्ड सिस्टम प्रोटोबायोंट के बाद आया। अच्छा, ये डायग्राम भाई अपन लोग देख ही चुके हैं। इसके बाद हमने बात करनी है कि एवोल्यूशन ऑफ कुछ एनसीईआरटी लाइंस जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है कैसे कैसे हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब है कि लाइफ ऐसी ही थी शुरुआत से ही। तो इसमें तीन कॉन्टेंट्स मतलब 3 एक तरीके से इनके बेस हैं। क्या क्या भैया? पहला क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो ऐसे ही बने हैं। और दूसरा क्या था कि भैया डाइवर्सिटी जो थी शुरुआत से ऐसी ही थी, ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। और तीसरा है कि भैया 4000 साल पहले ये सब बने हैं। ठीक है। अच्छा, डार्विन कंक्लूड्स दैट living share similarities to varying degree not only among themselves but also with life form that exist millions of year ago। अगर देखा जाए तो लाइफ जो है कई साल पुरानी है और ये बात करें तो ये कई साल से मतलब डार्विन हिसाब से मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बल्कि एक तरीके से अगर बात करें जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो लाइफ्स उनसे भी सिमिलरिटीज शो करते हैं। मतलब कहने का कि मतलब इनके पूर्वज कहीं ना कहीं सेम रहे होंगे। बात करें तो नई फॉर्म्स लाइफ परमानेंट आ रही हैं डिफरेंट पीरियड में और डिफरेंट पीरियड में जा भी चुकी हैं कई लाइफ्स। तो ग्रेजुअली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स तो इवोल्यूशन क्या है हुआ है एक तरीके से। अच्छा, फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन बात करें डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं। बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजनी देगा। ठीक है। अगर बात करें सेलेक्टेड बाय नेचर, भाई उसी को सेलेक्ट करेगा, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। सब भैया एग्जिस्टिंग जो लाइफ हैं वो कॉमन एंसेस्टर है, उनके आपस में सिमिलरिटीज भी शो करते हैं। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री। भैया देखो तो जैसे जैसे जीवन बना है वैसे वैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी आपस में साथ रही है। जैसे अगर जमीन ठंडी ना होती तो कैसे ही लाइफ पॉसिबल हो पाती, एक तरीके से ऐसे दिमाग लगा सकता है। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन बात करें फॉसिल से तो फॉसिल वाले रॉक सेडिमेंटेशन में मिलते हैं, क्रॉस सेक्शन में मिलते हैं, अर्थक्रस्ट में। डिफरेंट एज जो है रॉक की कैसे पहले पता करते हैं तो बात करें फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ के कैसे पता करते हैं भाई? रेडियोएक्टिव डेटिंग से पता करते हैं। हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंटेशन, सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रेजेंट extinct organisms, example dinosaur. A study of fossil in different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed। मतलब हमको जिस अर्थक्रस्ट में जिस पॉइंट में मिले हैं तो हमें पता चला कि किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में ये एक्सटिंक्ट हुए हैं। अच्छा, लाइफ फॉर्म्स वेरिड ओवर टाइम एंड क्रिएशन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैम्स। मतलब कि लाइफ जो है भाई परमानेंट टाइम के साथ बदलती रही है और कुछ लाइफ जो है जियोलॉजिकल टाइम के साथ ही खत्म हो गई, मतलब पहले ही खत्म हो चुकी। अच्छा, ऐसे अगर इस तक फॉसिल से अपन एविडेंस को क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। और इनकी लाइफ को कैसे निकालते हैं तो अपन रेडियोएक्टिव डेटिंग से निकालते हैं। सो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एक्सटिंक्टेड ईयर एगो। मतलब सिमिलरिटीज जो है आज जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बीच में भी हैं। ठीक है। मैं अगर बात करें तो देखो ये चार्ट दिखाया गया है, ब्रैंकियोसोरस, स्टेगोसोरस और स्टेगोसोरस बाई ट्रायसराटोप्स और ब्रैंकियोसोरस से क्या बना है भाई? टायरानोसोरस रेक्स। और आज भी आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइल और टेराडोन, तो क्रोकोडाइल आज भी जिंदा है। ठीक है। वही अगर बात करें सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडॉप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, तो इसको डाइवर्जेंट या होमोलॉगस बोल देते हैं। भाई देखो बोगनविलिया कुकुरबिटा की टेंडरिल जो है आपस में क्या है? होमोलॉगस। ये देखो चीता, आदमी और जो है वेल और बैट के क्या दिखाए गए हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। सिमिलरिटीज हैबिट, अगर सिमिलर हैबिट है रेजिस्टेंस सिलेक्शन ऑफ सिमिलरिटी एडॉप्टिव फीचर्स तो उनमें सिमिलर फीचर भी आ जाएंगे भाई। एयर मोड़ने के लिए बात करें तो कीड़े में और बात करें तो पक्षी में दोनों बैट हो गए, दोनों के जो विंग्स हैं दोनों सेम ही काम कर रहे हैं बट होमोलॉगस नहीं एनालॉगस हैं। सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्टर। बायोकेमिकल सिमिलरिटीज भैया अगर बात करें प्रोटीन और जीन्स जो है सब में कॉमन फंक्शन ही कर रहे हैं, चाहे हमारे अंदर हो चाहे किसी के कीड़े के अंदर तक हों। क्योंकि भैया तभी तो बोलते हैं अपन जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो मतलब कहने का कहीं ना कहीं एंसेस्टर ही हैं, आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, डार्क विंग को अपन मेलानिज्म मॉथ भी बोल देते हैं, तो ये डार्क विंग का मेलानाइज मॉथ का दिखाया गया एग्जाम्पल। अच्छा, स्मोक को और शॉर्ट्स मतलब एक तरीके से ही धुआं हुआ
वहीं बात करें इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडॉप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, रिमेंबर दैट नो वेरिएशन इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। भाई जो ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए अडॉप्ट होगी इस टाइम सर्वाइव कर पाएगी ज़्यादा वो और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाए, वाइप्ड आउट नहीं होती है एकदम से, ठीक है। वे बात करें हर्बिसाइड पेस्टिसाइड से जो है मानव जो है नई नई वैरायटी बना देता है, भाई उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है वैरायटी में, इस तरीके से माइक्रोब्स अगेंस्ट हो जाते हैं उसके लिए, तो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सेल्स आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल्स ऑफ मंथ्स और ईयर्स, कुछ मंथ्स और ईयर में ही नई वैरायटी बन जाती है। तो एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन मतलब आदमी जो है एवोल्यूशन को बहुत स्पीड में करवा सकता है। ये देखो भाई इनकी वैरायटी दिखाई गई है डार्विन फिंचेस की गैलापागोस आइसलैंड पे। इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्टर स्टॉक्स मतलब एक ही सेम एंसेस्टर से ही ये सारे इवॉल्व हुए हैं। वैसे ही यहाँ देखो मार्सुपियल मैमल्स का रेडिएशन दिखाया गया, टस्मानियन वॉल्फ हो गया, टाइगर कैट हो गया, बैंडी एटेटर हो गया, मार्सुपियल रेट हो गया, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकोट, कोयला तो चिपका हुआ है, मार्सुपियल मोल और सुगर ग्लाइडर ये दिखाया गया अडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ देखो दिखाया गया दोनों के बीच में सिमिलरिटी, पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स। तो भाई मोल मार्सुपियल मोल, एंटीटर नंबर एंटीटर बोल सकते हैं, माउस मार्सुपियल माउस, लेमूर स्पॉटेड कर्सर, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फ्लेंजर, बैम्ब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ और तस्मानियन वॉल्फ बोल सकते हैं। अच्छा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बात करें, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी और जीनेट ऑन अर्थ, मतलब जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ही बनी थी तभी से ही इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट हो गया था, मतलब जिसमें ज़्यादा मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी अच्छी थी उनमें उनको सेलेक्ट किया गया। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पान, भाई जो लाइफ साइकिल है लाइफ स्पान पे भी डिपेंड करती है। भाई जैसे कि माइक्रोब्स हो गया उनकी लाइफ छोटी होती है तो वो स्पीड में मल्टीप्लाई करके अपनी लाइफ अपने मतलब ऑर्गेनिज्म को बढ़ा लेते हैं। अगर बात करें वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेड वाले ही एक तरीके से ज़्यादा फिट हैं। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्ट बाई नेचर, जो भाई फिटनेस ज़्यादा होगी तो उसको जो है नेचर बाद में सेलेक्ट कर लेगा। व्हेन वी डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ दिस वर्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। स्टोरी अगर जब वर्ड की बात करते हैं तो प्रोसेस है, ठीक है, एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट एवोल्यूशन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा जब अपन स्टोरी की बात करते हैं वर्ल्ड की तो प्रोसेस है, जब लाइफ की बात करें तो भैया कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लाइफ कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ही asserted that variations which are herited मतलब जो हेरिटेबल हैं जो अगली पीढ़ी में जाएंगी and which make resource utilization better for few adopted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny, जो ज़्यादा बेटर होंगी वो अपनी प्रोजनी को ज़्यादा बढ़ाएगी। mechanism of evolution for Darwin was gradually while DeVries believe mutation caused speciation, उसको साल्टेशन बोल देते हैं। वही बात करते हैं, ये देखो भैया सारे ग्राफ हम पहले देख चुके हैं। आगे बात करें तो इन सेम चेंजेस अकर बाई चांस, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर सेम चेंजेस हो जाए तो भाई जेनेटिक सेम चेंजेस जेनेटिक ड्रिफ्ट। इधर बात हो कटरासा, क्लोरोफाइट, असिस्टर, ट्रैकोफाइट, राइनोफाइट और साइलोफाइट, इससे केवल एक निकले हैं भाई ब्रायोफाइट्स निकले हैं, इससे दो निकले हैं कौन कौन भाई जोस्टेरोफिलम और लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स कौन कौन, हर्बिसियस लाइकोपोड, अर्बिसेंट्स लाइकोपोड्स। अब इसको याद करने के लिए पैसे रखते हैं भाई पहले पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। इनमें बात करें तो सेलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफर, पर्मियम, सीलू देव से कार्बी की परमिशन ले गया, ट्रासिक, जुरासिक, क्रस्टेशियन, टर्सरी और क्वाटरनरी। वहीं आगे बात करें तो ऐसा सकते जेपी सा तो जोस्टेरोफिलम, प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फंड और अर्बिसोइड लाइकोपोड्स। इसमें छुट्टी कुछ नहीं है। बाकी एचएफ स्क्वायर मतलब हर्बिसियस, लाइकोपोड्स, फंड और कोनीफर्स और साइकेट्स। जे वाले में सीसी हैं और सी वाले में जीजी हैं, ठीक है। सी में वही कौन कौन है, स्फिनोप्सिड्स, हॉर्सटेल, गिंको, जीनेटिक्स और डाइकोटिलेडन्स। इसमें ब्रायोफाइट्स और मोनोकॉट्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ये याद रखते हैं प्रोजिम्नोस्पर्म सीड फंड्स निकले हैं, ठीक है। बाकी सारे इसी से निकले हैं, प्रोजिम्नोस्पर्म सीड फंड्स, इससे साइकेट्स, एक्साइड, डाइकोटिलेडन और एंजियोस्पर्म्स निकले हैं, ठीक है। आगे बात करें तो ईयरली रिप्टाइल्स से जो सौरोप्सिड्स, साइनोप्सिड्स केवल मैमल बने, मैमल क्या कहते हैं पैलोथेरेपी, पैलियोसोरस और थेरोप्सिड्स। और सौरोप्सिड्स से सारे के सारे बाकी सारे सौरोप्सिड्स से बने, ठीक है। अब यहाँ से बात करें तो 350 से स्टार्ट कर दो, कार्बोनिफेरस से 300 से स्टार्ट कर दो, तो कार्बोनिफेरम, पर्मियम, ट्रासिक, तो इस तरीके से प्रयास कर सकते हैं। ये भाई थिकोडोंट और बात करें डायनासोर सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इससे पहले के सारे तो कई हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग, सैलामेंडर के एंसेस्टर हैं एक तरीके से भाई, मॉडर्न डे फ्रॉग एम्फीबियन के एंसेस्टर रहे होंगे ना मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलामेंडर के।
गैंट फंस, जो फंस थे, टेरिडोफाइट्स थे, वो बाद में क्या हुआ भाई, नीचे ज़मीन में दब गया और कोयला 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 खान वगैरह बन गए, ठीक है। अगर डायनासोर बात करें तो वी डू नॉट नो द ट्रू रीज़न, क्या ट्रू रीज़न है। सम कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्लाइमेटिक चेंज के चक्कर में मर गया डायनासोर, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बर्ड्स में बदल गया। अच्छा, साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबल हॉर्स, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, बियर और रैबिट, क्या है भैया, ये साउथ अमेरिका के मैमल्स हैं। बात करें हियरली एंड वॉल्क्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये भैया मॉडर्न ह्यूमन का फेस दिखाया गया, ये बेबी चिंपैंजी और ये एडल्ट चिंपैंजी का दिखाया गया है। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, तो कहना कि सब कुछ जो भी हुआ है वो ह्यूमन की हिस्ट्री का ही पार्ट है, और कहना का ग्रोथ भी हुई है, कभी कभी डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, किसी चीज़ की सिविलाइजेशन में डिक्लाइन भी हुआ है। अच्छा, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्पेशली अर्थ, बाई अर्थ की जैसे जैसे एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे क्या लाइफ का भी हुआ है। अच्छा, डार्विन आइडियाज़ ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाई नेचुरल सेलेक्शन, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का आइडिया कैसे आया, नेचुरल सिलेक्शन से, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन में। होमोलॉजी इज अकाउंटेड बाई फॉर द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट से होमोलॉजी का आया, और नेचुरल सिलेक्शन से किसका आया भाई, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अपीयर्स टू पैरेलल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज, जैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन और लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे एक तरीके से आदमी का भी एवोल्यूशन हुआ। इस तरीके से 100% एनसीईआरटी को कवर कर लिया है एवोल्यूशन चैप्टर को।